हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी में ही। आज जो हमारा नया चैप्टर होगा वो हम बात करेंगे संविधान के विशेषताओं की। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास जो भी सारी चीजें हो चुकी हैं इस इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत, उन सारे वीडियोस का या उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हम पूर्णतः बात करेंगे वो बात करेंगे संविधान के विशेषताओं की। ठीक है, फिलहाल में इससे पहले मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि पहले जो भी हम बात करेंगे वो बात करेंगे संविधान की विशेषताओं की, इसका अध्ययन करेंगे। यार इससे पहले मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि जो भी सारी चीजें हैं, पहली बात जो भी सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं इस पॉलिटी के अंतर्गत या इस संविधान के अंतर्गत या संविधान नाम से हम जितने भी टॉपिकों का या जितने भी अध्यायों का अध्ययन करेंगे उनमें विशेष रूप से संविधान के संदर्भ में जो भी बातें सारी बोली गई हैं वो सारी की सारी बातें संविधान की विशेषताएं ही हैं। ठीक है, तो इसके पश्चात या इसके पहले जो भी सारी क्लासें हम अटेंड कर चुके हैं, अगर संविधान से रिलेटेड या संविधान की जो भी हमारे भारत देश के संदर्भ में या भारत देश के लिए जो भी हमारे संविधान की किताब निर्मित की गई है, इसके संदर्भ में अगर हम कुछ चैप्टरों का अध्ययन कर चुके हैं तो वो भी उनकी विशेषता है। और आगे चल के जितने भी सारे चैप्टरों का अध्ययन हम इस टॉपिक के नाम से करेंगे वो भी सारी उसकी विशेषताएं ही हैं। ठीक है, तो फिलहाल में आज जो हम पूर्णतः बात करेंगे वो इसी पे बात करेंगे। और फिलहाल में आज जो हम टॉपिक टच करेंगे वो यही टॉपिक टच करेंगे संविधान के विशेषताएं कौन कौन सी हैं या संविधान के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी चीजें निर्मित की गई हैं जो कि हमारे नियम और कानूनों को बताती है भारत देश के संदर्भ में। ठीक है, तो फिलहाल में इस चैप्टर को हम बेसिकली चैप्टर के बेस पे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के पश्चात में ऐसा नहीं है कि इसके आने वाले समय में या अग्रणी जो भी हमारी सारी क्लासें होंगी इससे तात्पर्य ये नहीं है कि जो भी सारी चैप्टर हम इस संविधान शब्द से रिलेटेड पढ़ेंगे वो उनकी विशेषताएं नहीं होंगी। ठीक है, तो वो भी उनकी विशेषताएं ही होंगी। इस क्लास को भी देखिएगा एंड जो आने वाली क्लासें हैं उनको भी देखिएगा, सारी की सारी बातें उनमें विशेषताओं के संदर्भ में ही दी गई हैं। ठीक है, तो फिलहाल में जो हम बात करेंगे विशेषता के संदर्भ में, तो सर्वप्रथम हम यही बात करते हैं कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजों को निर्मित किया गया है जो कि हमारे देश के नियम और कानूनों को बताती है। ठीक है, तो वो सारी की सारी विशेषताएं ही हैं। और सर्वप्रथम अगर हम बोलना चाहें तो हमारे देश के संविधान जैसा ऐसा और कोई संविधान नहीं है कि जो कि हमारा एक तरीके से बोले सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वो है हमारा कि सबसे मतलब पहली बात तो लिखित संविधान प्राप्त होता है। ठीक है, हमारे देश का लिखित संविधान प्राप्त होता है जो कि यही एक बहुत ही बड़ी विशेषता है हमारी, इसको याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में जो भी हमारा ये संविधान है इसमें एक बात और बोली गई है कि इसकी जो दूसरी विशेषता के संदर्भ में अगर हम बात करें कि संविधान की हमारी दूसरी विशेषता क्या है, तो इसके संदर्भ में और बोलना चाहूं तो संविधान की जो भी हमारी दूसरी विशेषता है वो आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों की विशेषता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं जो बात करूंगा वो पहली बात ये करते हैं कि ये हमारे भारत देश का लिखित संविधान प्राप्त होता है।
लिखित संविधान प्राप्त होता है, जो कि सबसे बड़ी विशेषता है पूरे लोकतांत्रिक देश में। एंड जो दूसरी विशेषता की बात करें, दूसरी मैंने ये बात की कि ये जो हमारा संविधान है, इसके दो हमारे क्या हैं, यानी इसके दो हमारे स्रोत और हैं जो कि भारतीय संविधान की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक हमारा हो गया बाह्य स्रोत, बाह्य स्रोत के नाम से जानते हैं। एंड इसी के अंतर्गत सेकंड जो आता है उसको हम आंतरिक, आंतरिक स्रोत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बाहरी स्रोत क्या होता है एंड ये आंतरिक स्रोत क्या होता है। तो इन दोनों शब्दों को हमने पकड़ना है कि बाह्य जो स्रोत होते हैं, अर्थात जो भी हमारे संविधान का दिया गया नियम एवं कानून है, या इस पवित्र पुस्तक में जो भी हमारे नियम कानून प्रदर्शित किए गए हैं या जो वर्णित किए गए हैं, उनमें से कुछ हमारे ऐसे अनुच्छेद हैं या जो भी सारी बातें बोली गई हैं, वो हमारे बाहरी देशों के संविधानों के अध्ययन करने के पश्चात में हमारे भारत देश के संविधान को क्या किया गया, निर्मित किया गया। यार इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जो भी सारे हमारे जिस समय संविधान सभा का गठन किया जा रहा था, जिस समय संविधान हमारा बन रहा था, उस समय हमारे संविधान सभा में उस समय के कई ऐसे धुरंधर राजनीतिज्ञ थे या कई ऐसे राजनीति के विशेषज्ञ व्यक्ति थे जिन्होंने सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात में उनमें से जो भी सारी चीजें उनको अच्छी लगी, उन्हीं सारे पार्ट्स को उठा करके भारतीय संविधान के मतलब इस पवित्र पुस्तक में संकलन करके रख दिया। ठीक है, तो इससे तात्पर्य यही है कि बाह्य स्रोत से यही तात्पर्य है कि जो भी सारे नियम और कानून बाहरी देशों के संविधान के मतलब स्रोतों से प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग बाह्य स्रोत के नाम से जानते हैं। और आंतरिक स्रोत में हम उन अनुच्छेदों की बात करते हैं या उन ऐसे नियम और कानूनों की बात करते हैं जो कि भारत के अंतर्गत ही रहते हुए भारत देश के संविधान में जो भी सारी बातें बोली गई वो भारत देश के संदर्भ में ही बोली गई। ठीक है, और इसको अगर हम और बेहतरीन ढंग से समझना चाहें तो इसमें मैं ये बोलता हूं कि आंतरिक स्रोत से तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने इससे पहले संवैधानिक विकास की क्लास का अध्ययन किया था, उसमें मैंने ये पढ़ाया था कि हमारा जो भारत शासन अधिनियम है 1935 का, तो सर्वप्रथम जो अनुच्छेदों का संकलन किया गया वो भारत शासन अधिनियम 1935 वाले अधिनियम के अंतर्गत ही किया गया। यानी ज्यादा से ज्यादा जो अनुच्छेदों का संकलन किया गया किसमें, संविधान में, इसमें भारत शासन अधिनियम के जो भी सारे हमारे नियम और कानून बनाए गए थे उस समय, उन्हीं सारे नियम कानूनों को इस अधिनियम के तहत जोड़ा गया। और ये जो अधिनियम था ये भारत के संदर्भ में ही ये अधिनियम हमारा कार्य कर रहा था। इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग आंतरिक स्रोत के नाम से भी जानते हैं। बाह्य स्रोतों में अगर हम गिनती करें या कुछ अगर देशों का मैं नाम गिनाना चाहूं तो बाह्य स्रोतों में जैसे हम लोगों ने एक प्रकार से बोले, हम लोगों ने या उस समय राजनीति के जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन करेंगे, जिससे हमको ये अनुमान लग सके या ये पता चल सके कि कौन से देश में किस तरीके का संविधान हमारे निर्मित किया गया है और हमको किस प्रकार के संविधान की आवश्यकता है इस भारत जैसे प्रदेश के लिए, देश के लिए। ठीक है, तो इसमें यार बेसिकली हम लोग जान सकते हैं कि कुछ हमारे देश ऐसे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। इस तरीके के हमारे कई ऐसे देश हैं जो कि हमारी भारतीय संविधान में इन सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और उन्हीं में से कुछ पॉइंट दूसरे देशों से, कुछ पॉइंट्स दूसरे देशों से उठा करके भारतीय संविधान में इसका संकलन कर दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों तथ्यों को हमने समझना है कि बाह्य स्रोत क्या होता है एंड आंतरिक स्रोत हमारा क्या होता है।
एंड इसी के पश्चात में और जो बोलना चाहें इस संविधान की विशेषता के संदर्भ में, तो जितनी भी विशेषताएं हम पढ़ते हैं वो कम ही है, क्योंकि संविधान जैसी किताब जिससे पूरा का पूरा देश हमारा चलता है, चाहे वो जो भी हो, तो यार इस किताब का हम जितनी बार अध्ययन करते हैं वो नए नियम और कानून हमारे निकल करके ही आते हैं, और इसको यार सबके बस की बात नहीं है समझना, ठीक है। तो इस प्रकार से जितनी भी विशेषताएं हैं इसके संदर्भ में वो कम ही हैं, लेकिन फिर भी अगर और इसकी चर्चा के बारे में हम लोग या इसका वर्णन और विस्तरीकरण के हिसाब से करेंगे तो यार बहुत ही लंबी क्लास होगी, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे जैसे आगे इस शब्द से रिलेटेड हमको पूरे पॉलिटी में, अगर पॉलिटी के अंतर्गत अपनी कमांड बनानी है तो सबसे बड़ी विशेषता है पूरे के पूरे पॉलिटी पे कमांड बनाने के लिए हमको संविधान का अध्ययन करना अति आवश्यक है, ठीक है। संविधान में पकड़ बनी तो पॉलिटी में बड़े ही बेहतरीन तरीके से पकड़ बनेगी, ठीक है। तो इसी कारणवश इस संविधान शब्द को हमको पकड़ना है कि ये शब्द हमारा है क्या, संविधान, ठीक है। इसी के पश्चात में अगर और बोलना चाहें तो एक हमारा और आता है, इसी में नम्यता सुना होगा, नम्यता और अनम्यता, यानी तीसरी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो नम्यता, नम्यता एवं अनम्यता, नम्यता एवं अनम्यता यह भी एक प्रकार की विशेषता ही है। इससे क्या तात्पर्य है कि नम्यता से तात्पर्य है नम्यता और अनम्यता ये दोनों शब्द हमारे एक दूसरे के विपरीत हैं। कैसे विपरीत? ये है कि एक प्रकार से यानी जो भी हमारे राजनीति के विशेषज्ञ थे उस समय, जिन्होंने संविधान का निर्माण करवाया भी और बाकायदा हस्ताक्षर करके उसको पूरे देश के लिए पारित भी करवाया, जो कि आज वर्तमान में इसी बुक के हिसाब से पूरी की पूरी शासन प्रणाली हमारी चल रही है, ठीक है। तो इसी कारणवश इसमें ये बोला गया कि भारत का जो संविधान होगा वो हमारा नम्य होगा और अनम्य होगा, अर्थात कहने से तात्पर्य ये है कि कठोर होगा और लचीला भी होगा। इसके अलावा या इस भारत देश के संविधान के अलावा और ऐसा इस पृथ्वी पे ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें ये दोनों कंडीशनें क्या होती हैं, फॉलो होती हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे ये दोनों कंडीशनें हमारी फॉलो होती हैं कि भारत का जो भी हमारा संविधान है यह इसमें कठोरता का परिचय भी दिया गया है और लचीलेपन का परिचय भी दिया गया है, अर्थात कुछ हमारे अनुच्छेदों का वर्णन इस किताब के माध्यम से ऐसा किया गया है या कुछ नियम हमारे इस किताब में ऐसे बनाए गए हैं जो कि कठोरता का परिचय देते हैं, और कुछ हमारे नियम कानून ऐसे इस संविधान की किताब में निर्मित किया गया है जो कि लचीलेपन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसी को हम लोग नम्यता एवं अनम्यता के विशेषता के संदर्भ में जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में यार कठोर इस कारणवश हो जाता है क्योंकि अगर इस भारत देश में हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं क्या कि यार अगर किसी भी मत को पारित करना है या किसी भी विधेयक को पारित करना है, किसी भी प्रस्ताव को अगर पारित करना है या कोई भी किसी भी प्रकार का नियम कानून पूरे इंडिया के अंतर्गत लागू करना है तो उसको पहले संसद के अंतर्गत पेश किया जाएगा। संसद में 2/3 बहुमत से अगर सदस्यों ने अर्थात संसद के सदस्यों ने 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया, उसके पश्चात वो प्रस्ताव हमारा पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो पूरे देश के लिए एक नियम के तौर पे उभर करके आ जाता है, अर्थात ये हमारा क्या होता है, लचीलेपन को दर्शाता है, ठीक है। और कठोरता का परिचय ये है कि 2/3 बहुमत से अगर कोई भी बिल या कोई भी विधेयक हमारा संसद 2/3 बहुमत से पास करती है, उसके पश्चात में आधे से ज्यादा राज्यों से भी परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारी कठोरता को प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि कुछ हमारे नियम और कानून ऐसे बनाने की आवश्यकता पड़ती है
जिसमें से आधे से ज्यादा राज्यों के हस्ताक्षर की या परमिशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जिसके पश्चात राज्य अगर उन सारे विधेयकों को पारित कर देते हैं, संसद भी पारित कर देती है, उसके पश्चात राष्ट्रपति जी के पास जाता है, राष्ट्रपति जी अगर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उसके पश्चात पूरे देश के लिए हमारा एक नया कानून बन करके आता है, ठीक है। तो ये है हमारा नम्यता एवं अनम्यता, लचीले एवं कठोरपन के प्रदर्शन को ये संविधान हमारे क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता है हमारे भारत जैसे लोकतंत्र की और इस संविधान की, ठीक है। इसी के पश्चात में ये अभी तक जो भी सारी बातें मैंने बोली या जितने भी सारी विशेषताओं का वर्णन मैंने किया वो यार ये सारे के सारे संरचनात्मक विशेषताओं के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में और अगर और बात करना चाहें तो इसकी कुछ हमारी विशेषताएं और हैं, जैसे जैसे कैसे कि हम लोगों ने ये भी देखा कि सारा सिस्टम है हमारे इंडिया के अंतर्गत कार्यपालिका की व्यवस्था की गई, न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, इसके पश्चात में विधायिका की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ये जो न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को भी प्रदर्शित करता है। कहने से तात्पर्य यह है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका से तात्पर्य यह है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 126 के तहत ये बोला गया है कि हमारे भारत का एक सुप्रीम कोर्ट गठित किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल में अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो वहां पे उसका अध्ययन बड़े बेहतरीन ढंग से करेंगे, लेकिन ये बात बोल दी गई कि भारत में क्या किया जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा और यह जो सुप्रीम कोर्ट होगा यह किसी के जोर जबरदस्ती दबाव में कार्य नहीं करेगा, यह पूरी तरीके से निष्पक्ष होगा, चाहे वो कार्यपालिका के प्रति हो चाहे वो विधायिका के प्रति हो। अर्थात जो भी हमारी संसद है, संसद भी इस पर दबाव नहीं बना सकती। और कार्यपालिका से तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे, केंद्र की बात कर रहे हैं तो केंद्र की न्यायपालिका की बात करेंगे जो है सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जो भी हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनका भी दबाव नहीं होगा न्यायपालिका के पास में, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की विशेषता ही है जो कि संविधान में बाकायदा इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 126 के तहत, ठीक है। तो इसको भी हमने पकड़ करके रखना है। एंड इसी के पश्चात में एक हमारी व्यवस्था और बनाई गई, ये जो हमारी न्यायपालिका है इसका स्वरूप कैसा है थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। फिलहाल में ये सारे चैप्टर अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो तनिक भी टेंशन वाली बात नहीं है। ये हमारी क्या है कि हमारे देश की या भारत जैसे देश की जो न्यायपालिका का स्वरूप है वो एक पिरामिड टाइप है। पिरामिड से तात्पर्य यह है कि एक क्रमिक रूप में हमारी न्यायपालिका को सजाया गया है, भारत जैसी न्यायपालिका को। कैसे, ये फिगर दिख रहा होगा, इसमें सबसे जो ऊपर बात करेंगे ये हमारा होगा सुप्रीम कोर्ट। क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। एंड इसी के पश्चात में ये जो दूसरा होगा ये होगा हाई कोर्ट। क्या होगा, हाई कोर्ट। एंड जो तीसरी व्यवस्था होगी वो होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा क्या किया गया है कि एक पिरामिड टाइप से क्रम श्रृंखला में हमारे भारत की जितनी भी न्यायालय की व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से पिरामिड टाइप में सजाया गया है, ठीक है, जो कि आज वर्तमान में सारे कार्यों को कर रही है, ठीक है। तो इनकी भी हम लोग अलग अलग क्लास अटेंड करेंगे तो वहां पे बड़े ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। और फिलहाल में इस विशेषता को हमने याद रखना है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में अगर और विशेषताओं की बात करें तो जो हमारी संसदीय प्रणाली है यानी जो संसदीय व्यवस्था है, इससे पहले हम लोगों ने संवैधानिक विकास पढ़ा तो हम लोगों ने अध्ययन किया कि संसद में द्विसदनीय व्यवस्था कब आती है, विधान परिषद
कब बनता है, लोकसभा राज्यसभा कब बनता है, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। ठीक है, और इनका जब गठन किया गया और तो इनको संविधान में भी बाकायदा प्रावधान भी किया गया कि हमारे संविधान में अनुच्छेद एक प्रकार से बोले तो 80 79 ये देख लीजिएगा, संसदीय व्यवस्था की प्रणाली को सुचारू रूप से अनुच्छेद 80 79 वगैरह में राज्यसभा लोकसभा इसका प्रावधान किया गया है कि हमारे भारत देश में एक संसदीय व्यवस्था बनाई जाएगी। इसको हम बाकायदा संविधान में इसका प्रावधान करते हैं। ठीक है, और इसी में ये बोला गया कि ये जो हमारी संसदीय प्रणाली है ये हमारी क्या होगी कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अलग चैप्टर से ही पढ़ेंगे। फिलहाल में इसी तरीके का सारा सिस्टम जो भी हमारे संविधान की किताब में दिया गया है वो सारी विशेषताएं ही हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे वो खुद ब खुद यार हमारे समझ में आ जाएगा कि संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं और कैसी विशेषताएं हैं। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में इस संसद में कोई बिल पारित होता है तो हम पढ़ चुके हैं 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास किया जाता है। उसके पश्चात कोई भी विधेयक नियम कानून के रूप में आता है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में और क्या बोला गया कि जो भी हमारी संसदीय व्यवस्था थी इसको भी देख लिया। संसदीय व्यवस्था के पश्चात में हमारे कई सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि यार इसमें यानी संविधान में बड़े ही बेहतरीन तरीके से उनका वर्णन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा हम लोगों ने पढ़ा या पढ़ेंगे आगे चल के नागरिकता वगैरह हो गई, ये भी विशेषता ही है कि भारत में रहने के लिए व्यक्ति को या कौन व्यक्ति भारत में निवास कर सकता है और कैसे कर सकता है। तो नागरिकता के संदर्भ में, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में, मौलिक अधिकार के संदर्भ में या राष्ट्रपति जी के संदर्भ में, राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में, ये जितने भी सारे अनुच्छेदों का वर्णन संविधान में किया गया है सारी की सारी ये संविधान की क्या है, विशेषताएं ही हैं। ठीक है, तो इनको भी हमको पकड़ करके रखना है। तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यार अलग से हम लोग चैप्टर जब पढ़ेंगे ही आगे इन सारे जितनी भी यहाँ पे मैंने टॉपिकों की बात की इनका हम बाकायदा अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे तो यार वो हमारी विशेषताएं ही होंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारा सिस्टम हमारा सेट होता चला जाएगा। एंड इसी के संदर्भ में इस संविधान में हमारे यार एक दो शब्द हैं जो कि बार बार आते भी हैं और आगे चल के हम इनका अध्ययन भी करेंगे, जैसे धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष वगैरह। तो इस प्रकार के शब्द हैं हमारे जो कि हमारे अलग से जोड़े गए, मूल संविधान में नहीं था। पंथ निरपेक्ष शब्द ये हमारा एक ऐसा शब्द है जो कि मूल संविधान में नहीं था और ये संविधान का पहला अध्याय अर्थात उद्देश्य या उद्देशिका के नाम से जानते हैं जिसको, उसमें इस शब्द को बाकायदा प्रमाणित किया गया या रखा गया। लेकिन फिलहाल में ये दोनों शब्द जो हैं ये क्या है, दोनों सिमिलर ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य ये है, ये भी हमारी एक विशेषता ही है भारतीय संविधान की या भारत देश के संदर्भ में कि भारत देश में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति होगा तो व्यक्ति का धर्म होगा ना कि राष्ट्र का धर्म होगा। ये शब्द पकड़ना है कि धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य ये है कि जो भी हमारा व्यक्ति होगा भारत देश का उसका धर्म हो सकता है लेकिन पार्टिकुलर किसी एक राष्ट्र का या किसी एक देश का धर्म नहीं हो सकता। यही हमारा क्या है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को डिफाइन करता है और पंथ निरपेक्ष शब्द भी यही बोलता है। दोनों शब्द एक ही हैं लेकिन इसको फाइनली 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको उद्देशिका में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी हमको पकड़ करके रखना है। एंड इसी के संदर्भ में कुछ अगर विशेषताओं के संदर्भ में और बात करें तो विशेषताओं में हम लोगों ने वैसे भी यार काफी चीजें सीखी, थोड़ी सी चीजें और देखते हैं इसी में
इसके पश्चात में एक दो चीजें ये देखते हैं कि जो भी हमारी विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के संदर्भ में ये बात बोली गई कि हमारे भारत जैसे देश में या जो हमारा भारत है, यहाँ पे त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था क्या की गई, लागू की गई है। बाकी अन्य जो हमारे परिसंघ हैं या अन्य जो हमारे देश हैं या जो भी अगर हम बोलना चाहें, उनमें केवल और केवल ज्यादातर परिसंघों में दो प्रकार की व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। लेकिन भारत जैसे देश में ये हमारा एक लोकतांत्रिक देश भी है, जो कि पूरे विश्व में सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देशों में इसकी गिनती की जाती है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान हमारे भारत में किया गया है और संविधान में भी इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या बात करनी कि ये भी एक प्रकार की विशेषता ही है संविधान की, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया है भारत ने। ठीक है, त्रिस्तरीय से तात्पर्य यह है कि यार यहाँ पर तीन प्रकार से शासनों को डिवाइड किया गया है या तीन प्रकार से सुचारू रूप से शासन व्यवस्था हमारी कहाँ की, भारत देश की चल रही है। कैसे, कौन कौन से, एक हो गया केंद्र सरकार हमारी, दूसरी हो गई राज्य सरकार हमारी, और तीसरी हम जिसको स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं या पंचायती सरकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो जिला पंचायत वगैरह का चुनाव होता है ये पंचायतों के अंतर्गत आता है, और जो ये हमारे होते हैं जो भी मुख्यमंत्री का चुनाव या विधायकों का भी जो चुनाव होता है, ये सारा सिस्टम किस में आता है, राज्य में आता है। एंड केंद्र के अंतर्गत ये प्रधानमंत्री वगैरह हमारे आते हैं या जो सांसद वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इन सांसदों वगैरह का जो चुनाव होता है ये यही हमारी सारी व्यवस्था है, और इसको भी हम अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे इस इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। ठीक है, तो तीन स्तरों पे शासन व्यवस्था को बांटा गया, अर्थात केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, एंड तीसरा पंचायती स्तर पर, यानी पंचायतों का भी गठन किया गया है, जिसको बाकायदा प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो ये प्रावधान किया गया, और इससे पहले पंचायतों का गठन नहीं होता था, लेकिन फिलहाल में अलग चैप्टर जब हम अध्ययन करेंगे तो वहां पे इसकी बड़े ही विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की शासन व्यवस्था यहाँ पे चलती है, जिसको त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। लेकिन अन्य जो देश हैं हमारे, वहां पे जो भी हमारे परिसंघ हैं, उनमें दो प्रकार की ही शासन व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है, अर्थात केंद्र सरकार एंड राज्य सरकार। इसके पश्चात में और किसी भी शासन व्यवस्था का संचालन करने का प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, विशेषता है संविधान की। और फिलहाल में संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिनको यार अगर हम एक एक करके अध्ययन करेंगे तो पढ़ना काफी मुश्किल होगा। इसी कारणवश हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जिससे हमारे चैप्टरों का अध्ययन भी होगा और इसका मतलब एक प्रकार से वो विशेषताएं ही होंगी हमारी, तो इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल में इस संविधान की विशेषता से रिलेटेड ये जो भी सारे हम लोगों ने बातें देखी या जो भी सारी तथ्यों को हमने देखा या पढ़ने का प्रयास किया, इससे हमारा माइंड एक प्रकार से सेट हो गया होगा कि संविधान की हमारी ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो फिलहाल में इस क्लास में इस शब्द से रिलेटेड या इस वर्ड से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड फिलहाल में इतना ही। जैसे जैसे पॉलिटी को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे सारी चीजें हमारी सेट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी के अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।